हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक साधारण से चरवाहे की कहानी में ऐसा क्या जादू है जिसने 65 मिलियन से ज्यादा लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये किताब तो बस उन्हीं के लिए लिखी गई है। हाँ, मतलब 65 मिलियन, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये एक दिलचस्प चुनौती भी है, क्योंकि ऊपर से देखने पर तो ये बस खजाने की खोज वाली एक आम सी कहानी लगती है। हाँ, एक लड़का है जो खजाना ढूंढने निकलता है। सही कहा। लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं को देखें तो ये इंसान के व्यवहार की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गुत्थी सुलझाती है। ये एक सवाल पूछती है कि अगर हम सबके पास एक सपना है, कोई लक्ष्य है, तो कितने लोग सच में उस पर अमल करते हैं? बहुत कम लोग। और जो नहीं कर पाते, उन्हें आखिर रोक कौन सी चीज रही है? और मजेदार बात यह है कि हमारे नोट्स के हिसाब से लेखक ने खुद किताब की प्रस्तावना में इसका जवाब दिया है। वो कहते हैं कि इंसान को अपना पर्सनल लेजेंड या व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा करने से रोकने वाली मुख्य रूप से 4 बाधाएं होती हैं। हाँ, वो 4 बाधाएं बहुत ही सटीक हैं। पहली तो यही है कि बचपन से ये मान लेना कि जो हम चाहते हैं वो इम्पॉसिबल है। दूसरी, प्यार खोने का डर, मतलब ये सोचना कि सपनों के पीछे भागेंगे तो अपने पीछे छूट जाएंगे। तीसरी, हार का या फेल होने का डर। और चौथी, जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो है अपने सपने को सच होते देखने का डर। हाँ, मतलब रुको, सपने सच होने का डर, ये तो एकदम विरोधाभासी लगता है ना? सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये 100% सच है। हम आगे क्रिस्टल व्यापारी की कहानी में इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस प्रोलॉग को समझना चाहिए। बिल्कुल, वो प्रस्तावना जहां से किताब शुरू होती है, ये नार्सिसस की प्राचीन यूनानी कहानी है, लेकिन कोएलो ने इसे एकदम नया ट्विस्ट दिया है। हाँ, नार्सिस वही लड़का जिसे अपनी ही खूबसूरती से इतना प्यार था कि वो रोज एक झील में अपना चेहरा देखता था और फिर एक दिन उसी में गिर के डूब गया। वही, लेकिन कोएलो की कहानी वहां से शुरू होती है जब नार्सिसस मर चुका है। वन की देवियां उस झील के पास आती हैं और देखते हैं कि झील का मीठा पानी खारे आंसुओं में बदल गया है। तो वो पूछती हैं कि तुम रो क्यों रही हो? हाँ, और झील कहती है कि मैं नार्सिसस के लिए रो रही हूँ। देविया कहती हैं कि ये तो नॉर्मल है, वो इतना सुंदर जो था। लेकिन तब झील एक ऐसा जवाब देती है जो पूरी किताब की बुनियाद है। क्या कहती है वो? झील कहती है, नार्सिसस सुंदर था, मुझे तो पता नहीं। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि जब वो झुककर मुझे देखता था तो उसकी आंखों की गहराई में मुझे मेरी अपनी सुंदरता नजर आती थी। उफ, ये तो बहुत ही डीप बात है। मतलब यहाँ अहंकार या ईगो का जो पर्दा है वो दोनों तरफ से काम कर रहा है। एकदम सही। झील दुनिया को नहीं देख रही थी, वो नार्सिसस के जरिए खुद को देख रही थी। तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि इंसान दुनिया में जो भी ढूंढ रहा है, चाहे पैसा हो, खजाना हो, वो असल में खुद को ही ढूंढने की एक प्रोसेस है? बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। ये कहानी हमें बताती है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हाँ, दुनिया हमारे अंदर का ही एक आईना है, और सैंटियागो नाम के उस युवा चरवाहे की जो यात्रा है वो इसी खुद की खोज की एक तरह से मास्टर क्लास है। ठीक है, तो फिर अंडालूसिया चलते हैं, जहां से कहानी शुरू होती है। चलिए। सैंटियागो एक चरवाहा है, उसकी लाइफ एकदम सेट है, भेड़ें हैं, उन्हें चराता है, किताबें पढ़ता है। अगर आज के जमाने से कंपेयर करें तो ये एक सुरक्षित लेकिन शायद थोड़ी बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब की तरह है। हाँ, जहाँ आपको पता है कि महीने के आखिर में सैलरी आ जाएगी। बिल्कुल, कोई बड़ा रिस्क नहीं है लाइफ में, लेकिन उसके अंदर दुनिया घूमने की बेचैनी है और उसे एक सपना बार बार आता है कि मिस्र के पिरामिडों में एक खजाना उसका इंतजार कर रहा है। और यहीं पर वो सलेम के राजा मेल्कीजेडेक से मिलता है। राजा उसे एक बहुत कड़वा सच बताता है, जिससे वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कहता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ? हाँ, वो झूठ ये है कि एक उम्र के बाद इंसान का अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और हमारी लाइफ सिर्फ किस्मत या बाहरी चीजों के भरोसे चलती है। राजा उसे समझाता है कि जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा खुशी देती है वही उसका पर्सनल लेजेंड है। अच्छा, एक मिनट, या मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। क्या डाउट? किताब की वो बहुत फेमस लाइन है ना कि जब आप कुछ पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपसे मिलाने की साजिश करता है। हाँ, बहुत पॉपुलर कोट है। लेकिन रियल लाइफ में क्या ये सर्वाइवरशिप बायस नहीं है? मतलब हम सिर्फ उन गिने चुने लोगों की कहानियां सुनते हैं जो अपनी भेड़ें छोड़कर गए और उन्हें खजाना मिल गया। ये बात तो है। पर उन हजारों लोगों का क्या जो सब छोड़कर रेगिस्तान गए और वहीं भटक कर रह गए?
क्या सिर्फ एक सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना बेवकूफ़ी नहीं है? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है और इसका जवाब समझना जरूरी है। द अल्केमिस्ट का फिलॉसफी ये नहीं कहता कि रिस्क लेने से हमेशा सक्सेस मिलेगी ही। अच्छा। एलाइजा मेल्किसेडेक ये कभी नहीं कहता कि रास्ता सेफ है। वो सैंटियागो को उरीम और थुम्मिम नाम के 2 पत्थर देता है जो हाँ और ना का प्रतीक है। हाँ, काले और सफ़ेद पत्थर। बिल्कुल। मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो ये पत्थर कोई जादू नहीं है। ये हमारे अंदर मौजूद जो डिसीजन पैरालिसिस होता है, निर्णय न ले पाने की उलझन, उसे तोड़ने के टूल हैं। मतलब जब बहुत सारे ऑप्शंस हों तो ये पत्थर उसे अपनी इंट्यूशन या सहज बुद्धि पर भरोसा करना सिखाते हैं। एकदम सही। तो बात आंख बंद करके कूदने की नहीं है, बल्कि अपनी उस अंदर की आवाज़ को सुनने की है, जिसे हम अपनी भेड़ों की आवाज़ यानी रोज़ की जिम्मेदारियों और सेफ्टी के शोर में दबा देते हैं। हाँ, और राजा उसे बिगनर्स लक या शुरुआती किस्मत के बारे में भी बताता है। जब कोई अपने डर को पीछे छोड़कर नया काम शुरू करता है तो शुरू में उसे कुछ छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं। जैसे यूनिवर्स कह रहा हो कि तुम सही रास्ते पर हो। एक साइकोलॉजिकल मोमेंटम है, एक हौसला है जो आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और यही हौसला सैंटियागो को अपनी भेड़ें बेचने और अफ्रीका के तंगीर जाने के लिए पुश करता है। लेकिन यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। बिल्कुल पलट जाती है। जिस ब्रह्मांड को उसकी मदद करनी थी वो उसे ऐसा झटका देता है कि सब लुट जाता है। तंगीर पहुंचते ही पहले दिन एक ठग उसका सारा पैसा लेकर भाग जाता है। अब वो एक अनजान देश में है, बिना पैसों के, और वहां की भाषा भी नहीं जानता। ये कैसा यूनिवर्स है भाई? यही तो कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ सैंटियागो के पास 2 ऑप्शन थे। पहला, खुद को विक्टिम मान लेना, रोना कि दुनिया कितनी बुरी है और वापस अपनी सेफ लाइफ में लौट जाना, जो कि बहुत से लोग करते। बिल्कुल करते। लेकिन वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। वो खुद को एक विक्टिम की जगह एक साहसी यात्री के रूप में देखता है। वाओ, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। हाँ, ये नजरिया बदलना ही उसे आगे ले जाता है और फिर वो एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करने लगता है। और पता है, इस क्रिस्टल व्यापारी का जो कैरेक्टर है वो मुझे पूरी किताब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सच में? क्यों? क्यों? क्योंकि सैंटियागो वहां जाकर उस दुकान की काया पलट कर देता है। वो सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं करता, वो इनोवेशन करता है। दुकान के बाहर क्रिस्टल का डिस्प्ले लगाता है और फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना क्रिस्टल के खूबसूरत ग्लासों में पुदीने की चाय बेची जाए। वो चाय वाला आइडिया तो सुपरहिट था। एकदम। बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि 1 साल में सैंटियागो के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो वापस स्पेन जाकर अपनी पुरानी भेड़ों से दुगनी भेड़ें खरीद सकता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि असली कहानी उस व्यापारी के मनोविज्ञान में छिपी है। वो कैसे? व्यापारी का एक सपना है मक्का जाने का। सैंटियागो के आने के बाद उसके पास मक्का जाने के लिए काफी पैसा आ जाता है, लेकिन वो नहीं जाता। हाँ, क्यों नहीं जाता वो? जब सैंटियागो उससे पूछता है तो व्यापारी जो जवाब देता है वो उसी चौथी बाधा का साक्षात रूप है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अपने सपने को सच होते देखने का डर। बिल्कुल। व्यापारी कहता है कि ये मक्का जाने का सपना ही है जो उसे हर सुबह उठने और अपनी बोरिंग जिंदगी को जीने की ताकत देता है। अच्छा, तो उसे डर है कि अगर सपना पूरा हो गया तो उसके बाद जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। एकदम सही। साइकोलॉजी में इसे फियर ऑफ सक्सेस कहा जाता है। इंसान अक्सर अपने कंफर्ट जोन का इतना आदी हो जाता है कि वो उस कमी से भी प्यार करने लगता है जो उसकी लाइफ में है। ये तो बहुत डरावनी बात है ना? व्यापारी के लिए उसकी छोटी सी दुकान की सेफ्टी और मक्का जाने का सिर्फ एक सपना होना उस अनिश्चितता से कहीं ज्यादा सेफ है जो सपना पूरा होने के बाद आएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आराम और सुरक्षा असल में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, फेलियर नहीं। यही तो। पर सैंटियागो इस जाल में नहीं फंसता, वो वहां से निकलने का फैसला करता है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत खास अरबी शब्द आता है, मकतूब, जिसका मतलब है ये लिखा हुआ है। मकतूब का मतलब हार मान लेना या किस्मत के भरोसे बैठना नहीं है। तो फिर क्या है? ये प्राचीन दर्शन स्टोइसिज्म के अमोर फती की तरह है, यानी अपने भाग्य से प्यार करना। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेना ताकि हम अपनी एनर्जी वहां लगा सकें जो हमारे कंट्रोल में है। बहुत खूब। तो सैंटियागो वापस स्पेन जाने के बजाय मिस्र जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है रेगिस्तान का सफर। और इसी सफर में वो एक अंग्रेज से मिलता है। हाँ, इन दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बड़ा शानदार है। अंग्रेज के पास मोटी मोटी किताबें हैं,
वो कीमिया या अल्केमी के मुश्किल सूत्रों को डिकोड कर रहा है। वो अल्फा यूंग ओएसिस जा रहा है किसी असली कीमियागर को ढूंढने। और दूसरी तरफ सैंटियागो है, जिसने अपनी किताबें फेंक दी हैं। वो बस चुपचाप रेगिस्तान को देखता है, हवा को महसूस करता है। ये दरअसल लेखक का तरीका है ज्ञान पाने के दो अलग-अलग रास्तों को दिखाने का। अंग्रेज जो है वो किताबी ज्ञान का प्रतीक है। वो दुनिया को ऐसे पढ़ना चाहता है जैसे कोई रेसिपी देख के खाना बनाना सीखता है। और सैंटियागो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंट्यूशन का प्रतीक है। वो खाना चक्कर मसाले पहचान रहा है। वो विश्व की आत्मा या सोल ऑफ द वर्ल्ड को समझना सीख रहा है, जो ये बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा है। बिल्कुल। यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है जब वो ओएसिस पहुंचते हैं, जो रेगिस्तान के बीच एक सेफ जगह है। वहां सैंटियागो एक लड़की को देखता है, फातिमा, और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। उसे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। हाँ, पर यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये प्यार अब उसके खजाने तक पहुंचने में एक नई रुकावट नहीं बन जाएगा? ये बहुत ही क्लासिक ह्यूमन डिलेमा है। क्योंकि फिल्मों और कहानियों में तो यही सिखाया गया है ना कि बड़े लक्ष्य के लिए प्यार का बलिदान देना पड़ता है। लेकिन पाउलो कोएल्हो यहाँ इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। फातिमा कोई साधारण लड़की नहीं है, वो रेगिस्तान की बेटी है। वो जानती है कि रेगिस्तान पुरुषों को दूर ले जाता है। तो वो उसे रोकती नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो सैंटियागो से कहती है कि वो अपनी यात्रा जारी रखे। किताब का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर कोई रिश्ता आपसे आपका लक्ष्य छोड़ने को कहे तो वो सच्चा प्यार नहीं, वो सिर्फ मोह या पोजेशन है। मतलब सच्चा प्यार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो आपको अपनी मंजिल की तरफ और जोर से धकेलता है। एकदम सही। फातिमा जानती है कि अगर वो उसका खजाना है तो सैंटियागो लौटकर जरूर आएगा। ये बहुत ही मैच्योर नजरिया है। खैर, इसी ओएसिस में सैंटियागो का असली टेस्ट होता है। एक दिन वो आसमान में दो बाजों को लड़ते हुए देखता है और उसे एक ओमेन या संकेत मिलता है कि इस ओएसिस पर हमला होने वाला है। हाँ, वो कबीले के सरदारों को जाकर चेतावनी देता है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि ओएसिस को युद्ध मुक्त क्षेत्र माना जाता था। अगर सैंटियागो गलत साबित होता तो उसे मार दिया जाता। लेकिन उसका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो सही निकलता है। ओएसिस बच जाता है। और इसी बहादुरी की वजह से असली कीमियागर उसे अपने शिष्य के रूप में चुन लेता है। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे टफ हिस्सा। दोनों पिरामिडों की तरफ निकलते हैं, पर रास्ते में विद्रोही कबीले के लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस आता है। और यहाँ जो कीमियागर करता है वो मुझे तो पूरी तरह पागलपन लगा। वो उन लुटेरों को सैंटियागो का सारा सोना दे लेता है और कहता है कि ये लड़का 3 दिन में खुद को हवा में बदल कर दिखाएगा। हाँ, और अगर नहीं कर पाया तो तुम हम दोनों को मार देना। मतलब ये कैसा गुरु है? वो सैंटियागो को सीधा मौत के मुंह में क्यों धकेल रहा है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो हमें एल्केमी का असली मतलब समझना होगा। लोगों को लगता है कि कीमिया सिर्फ शीशे को सोने में बदलने का जादू है। हाँ, सोना बनाना। पर फिलॉसफी में देखें तो कीमिया खुद के बेस्ट वर्जन में इवॉल्व होने की प्रक्रिया है। अपनी कमियों और अपने ईगो को जलाकर एक शुद्ध सोने जैसा कैरेक्टर गढ़ने की कला है। लेकिन हवा में बदलना, ये तो मतलब पूरी तरह मैजिकल रियलिज्म है ना? असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसे हम मॉडर्न साइकोलॉजी के फ्लो स्टेट से जोड़ सकते हैं। अच्छा, फ्लो स्टेट। हाँ, जैसे कोई आर्टिस्ट अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसके मैं और काम के बीच का फासला खत्म हो जाता है। कीमियागर ने सैंटियागो को उस क्राइसिस में इसलिए डाला क्योंकि जब मौत सामने खड़ी होती है तो इंसान का सारा ईगो, सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। ये उसे अस्तित्व की गहराई तक धकेलने का एक तरीका था। सैंटियागो को रेगिस्तान, हवा और सूरज से बात करनी पड़ती है। उसे एहसास होता है कि वो और ब्रह्मांड अलग नहीं है। और फिर वो उस परम शक्ति से जुड़ता है जिसे वो हाथ जिसने सब कुछ लिखा है कहा गया है। और तब उसका डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो सचमुच अपने वातावरण के साथ एक हो जाता है। लुटेरे इतने डर जाते हैं कि उन्हें जाने देते हैं। इसके बाद तो कीमियागर उसे पिरामिडों के पास छोड़कर चला जाता है और आखिरकार वो पल आ ही जाता है। सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंचता है, खुशी से रोने लगता है और जहां उसके आंसू गिरते हैं वहीं खुदाई शुरू कर देता है। लेकिन विडंबना देखिए। हाँ, वहां कोई सोना नहीं मिलता। उल्टे कुछ लुटेरे आ जाते हैं, उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं और उसका बचा खुचा सोना भी छीन लेते हैं। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शानदार क्लाइमैक्स। एकदम। जब सैंटियागो लुटेरों को अपने सपने के बारे में बताता है तो उनका सरदार जोर जोर से हंसने लगता है। सरदार कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि एक सपने के पीछे रेगिस्तान पार करे। हाँ, और वो बताता है कि उसे भी सपना आता था कि स्पेन में एक पुराने बर्बाद चर्च में जहाँ एक गुलर का पेड़ है
वहां एक खजाना छिपा है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? अरे बिल्कुल, ये वही चर्च है, वही पेड़ है जहां कहानी की शुरुआत में सैंटियागो अपने भेड़ों के साथ सोता था। खजाना हमेशा से वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। ये सुनकर सैंटियागो हंसने लगता है क्योंकि उसे जवाब मिल गया। लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा सवाल है कि अगर खजाना स्पेन में ही था, उसके घर के पीछे ही था, तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? यूनिवर्स सीधा क्यों नहीं बता देता कि भाई यहीं खुदाई कर लो? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और यही इस पूरी किताब की आत्मा है। वो कैसे? एक एनालॉजी से समझते हैं। आप जिम में भारी वजन उठाते हैं। क्या आपका लक्ष्य सिर्फ उस डंबल को ऊपर उठाना होता है? नहीं, लक्ष्य तो मसल्स बनाना होता है। बिल्कुल। असली फायदा उस वजन को उठाने की जो प्रक्रिया है, उस रेजिस्टेंस में है जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अच्छा, यानी स्पेन से मिस्र तक का सफर, वो रेजिस्टेंस या वो ट्रेनिंग थी। हाँ, अगर सैंटियागो को पहले दिन ही खजाना मिल जाता तो वो कभी भेड़े नहीं बेचता, वो तंगीर में नहीं लुटता, वो क्रिस्टल की दुकान पर बिजनेस नहीं सीखता, वो रेगिस्तान की भाषा नहीं सीख पाता और फातिमा से नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, वो अपना ईगो खत्म करके विश्व की आत्मा के साथ एक होना नहीं सीख पाता। वो सोना भले ही वहीं था, लेकिन शुरू में सैंटियागो उस सोने को संभालने के लायक नहीं था। यात्रा ने उसे वो इंसान बनाया। पिरामिड तो बस एक डायरेक्शन थे, असली मंजिल तो वो खुद था। एकदम सटीक बात कही आपने। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कहानी के एंड में सैंटियागो वापस स्पेन आता है, खुदाई करता है, खजाना पाता है और अपनी फातिमा के पास लौटने की तैयारी करता है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि हमारे सपनों का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। धोखे हैं, डर है, ठहराव है, लेकिन हर बाधा हमें अपने असली स्वरूप के करीब ले जाती है। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए हम एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हम सब अक्सर परेशान रहते हैं कि हमें हमारा खजाना, चाहे वो कोई जॉब हो, पैसा हो, अभी तक क्यों नहीं मिला। लोग मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत बेचैन रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मंजिल सिर्फ एक लालच हो, एक ऐसा लालच जो ब्रह्मांड हमें दिखाता है ताकि हम उस सफर पर निकलें? शायद असली कीमिया किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उन हार, संघर्षों और बाधाओं से गुजरते हुए हम जो इंसान बन जाते हैं, वही हमारा असली सोना है। क्या आपकी आज की चुनौतियां आपको आपके खजाने के लिए तैयार कर रही हैं? सोचिएगा जरूर। आज के द डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने अंदर के खजाने को और पहचानते रहिए। इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरीपुर को सब्सक्राइब करें।